नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। और आज प्रधानमंत्री ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। बहुत बड़ी ये परियोजना है इस लिहाज से भी कि न सिर्फ एक नेशन एक गैस ग्रिड बनाने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्र के देश के विकास में और एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने में बेहद मददगार साबित होगी। ये योजना क्या कुछ लाभ होंगे इस योजना के, कैसे ये योजना आगे बढ़ेगी, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे में। Right, Nikhil, and viewers, a very warm welcome to our show. This edition of Atmanirbhar Bharat, we talk about all that the Prime Minister said in his speech just a short while back as he dedicated the Kochi-Mangaluru natural gas pipeline to the nation, marking a milestone in the creation of one nation, one gas grid. The Prime Minister today gave us 10 points to ponder on. Let's listen in. ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री ने युवाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि आज के युवा देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नई पीढ़ी को एक नई मजबूत वैज्ञानिक और तथ्यात्मक सोच और स्वभाव के साथ तैयार किया है और वो अब दिखने लगा है। आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। Speaking of his government's commitment towards an energy efficient
green and clean India. He recalled the journey of natural gas in the country and spoke of how his government had fast-tracked the process of transition to a gas-based economy. भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक यानी 27 साल 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। तो इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्या मायने हैं, क्या कुछ फायदे होंगे आम लोगों को, क्या कुछ देश पे बदल जाएगा, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में सौरभ चंद्रा, जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिमांशु वत्स, जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेंगे। और सुशील कुमार गुप्ता, फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। बहुत स्वागत है आप हमारे तीनों खास मेहमानों का। और सौरभ चंद्रा जी, आपके पास सबसे पहले आते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कोची मंगलुरु गैस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्या मायने हैं इसके, क्या कुछ बदलाव आ जाएगा इस गैस पाइपलाइन के शुरू होने से, और कितना बड़ा कदम है, क्या कुछ आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा? ये बड़ी खुशखबरी है कि ये पाइपलाइन आज चालू हो गई है। सबसे पहले कोची में जो पेट्रोनेट ने LNG टर्मिनल लगाया था, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, कोची और मैंगलोर के बीच में जितने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क PNGRB ने अलॉट किए हुए हैं, उन सबको प्राकृतिक गैस मिलेगी। उन शहरों में घरों में पाइप नेचुरल गैस जाएगी। वहाँ के उद्योगों को नेचुरल गैस मिलेगी। वहाँ का जो परिवहन व्यवस्था है उसके लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलेगी। आप जानते ही हैं प्राकृतिक गैस एक क्लीन फ्यूल है। इससे पर्यावरण को बहुत लाभ होगा। उसके बाद जब ये मैंगलोर पहुंचेगी तो मैंगलोर में रिफाइनरी है, जहां पर जो विद्युत उत्पादन हो रहा है रिफाइनरी के लिए वो लिक्विड फ्यूल पे हो रहा है। उसकी जगह जब नेचुरल गैस आएगी तो वो सस्ती भी होगी और प्रदूषण भी बहुत कम करेगी। वहाँ का जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसके लिए बहुत उपयोगी होगी जी। इसलिए इसके बहुत फायदे हैं। ये पाइपलाइन जो इस देश की नेशनल ग्रिड है उसका अभिन्न अंग है। लगभग 31,000 किलोमीटर की नेशनल ग्रिड है और ये उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत बड़ा अंग है। इसलिए इसके लाभ बहुमुखी होंगे और उस पूरे दोनों जो वहाँ के स्टेट्स हैं उनके लोगों को सीधा मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर इसके इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने समझने की कोशिश करें हिमांशु वत्स जी आपसे, कि जब हम कहते हैं कि ये वन नेशन वन ग्रिड, वन गैस ग्रिड हो सकेगा और इसमें ये जो गैस पाइपलाइन है उसमें एक कदम और आगे होगी, दर्शकों की समझ के लिए बताइए वन नेशन वन गैस ग्रिड से क्या तात्पर्य है और किस तरह से इस पाइपलाइन के आने से हम इस पर एक कदम और आगे आ सके हैं? देखिए, एक बार पूरे देश में ग्रिड बन जाए गैस पाइपलाइंस की जी, तो उसका इमीडिएट फायदा ये है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको गैस डिस्कवरी हो या किसी भी टर्मिनल पे गैस आए, वो गैस किसी भी सोर्स से किसी भी कस्टमर तक पहुंच जाती है। पहले क्या होता था, जैसे त्रिपुरा में बहुत गैस मिली
जी। तो आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था वो कहाँ जाएगी, मतलब कैसे ले जाएंगे ग्राहक के पास। जी। उसके बाद हुआ कि ठीक है, वहां पे एक पावर प्लांट लगवा दीजिए कि उससे गैस यूज करके पावर बन जाए और पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जी। लेकिन वो सारे एक हर्डल्स होते हैं। जैसे ही आपके पास वन नेशन वन ग्रिड आ जाए तो ये दिक्कत चली जाती है। हो सकता है कोई एलएनजी टर्मिनल ईस्ट कोस्ट पे हो, कोई वेस्ट कोस्ट पे हो, गुजरात पे हो, इधर हो, और ग्राहक आपका चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, या कोई किसान हो या कहीं भी हो, तो आप वो गैस कहीं भी सिस्टम में डालें और कहीं भी आप उसको यूज कर लें। तो इससे अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और जो इंडिया का लक्ष्य है कि एक गैस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों को सहूलियत मिले, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इस पाइपलाइन के बनने से अब जैसे कोची के जो केरला में एलएनजी टर्मिनल है, वहां पे कहीं से गैस आती है तो इमीडिएटली आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। इस पाइपलाइन के और ब्रांच लाइंस बन सकते हैं, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। For the Indian economy and for the environment, well, a confluence of factors are creating optimism in India's natural gas sector. That's what we believe. Compared to the average emissions from coal-fired generation, natural gas produces half as much carbon dioxide, less than a third as much nitrogen oxides, and 1% as much sulfur oxides. While air quality remains an issue, gas presents part of the solution for sustainable living goals. Coming to our guest, Mr. Sushil Gupta, former independent director of Petronet LNG Limited. Sir, what can you tell us about the possibilities of LNG, about liquefied natural gas, especially now that there is so much hope and optimism in this sector, India continually trying to transition with the active participation of the government, with the active promotion of the government to a gas-based economy. What is the potential of this sector? मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। और क्योंकि जो अपना कोची का प्लांट है वो अंडर यूटिलाइज था, किसी कारणवश उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको इकोनॉमिकली सभी प्लांट्स को देने के लिए इसके ऊपर लगातार पाइपलाइन के ऊपर बहुत देर से हम लोग वर्क कर रहे थे। लेकिन कुछ लोकल हर्डल्स के कारण काफ़ी उसमें हम लोग को हर्डल्स फेस करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। 3-4 बार गेल ने टेंडर इशू किए लेकिन हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद ये पाइपलाइन जो है ये रोलिंग में आई। और इसके सबसे बड़ा इफेक्ट है, एक तो कोची प्लांट की जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो जाएगी, और जो प्लांट में एफिशिएंसी और बैलेंस शीट जो पेट्रोनेट की है वो एक अच्छी बैलेंस शीट जो कि पॉजिटिव हो जाएगी और नेशनल इकोनॉमी में उसका एक रोल रहेगा। इस पाइपलाइन के आने के बाद जितने भी कस्टमर्स होंगे फर्टिलाइजर के, केमिकल प्लांट्स के, ये सब के सब उनको एक कम से कम Right, we seem to be having a problem with the connection there. Well, we are speaking with our guests on the pipeline, the natural gas pipeline that the Prime Minister that the Prime Minister dedicated to the nation today, just a short while back. बिल्कुल। और अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक बार फिर से हम सौरभ चंद्रा जी के पास जाएं और जानने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस आधारित जो अर्थव्यवस्था है, जो गैस आधारित व्यवस्था है, वो बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पाइपलाइन के आ जाने से न सिर्फ एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि ये जो दोनों राज्य हैं और देश के विकास में भी एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। किस तरह से इसको देखते हैं, समझते हैं? देखिए, गैस एक क्लीन फ्यूल है और जो क्लीन फ्यूल होता है उससे जो हम लोगों ने आश्वासन दिया है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कि हम अपने एमिशंस कितने कम करेंगे, उसकी प्राप्ति में बहुत सहूलियत
Well, जी, ये सवाल we go across to Mr. Himanshu Vats. We'll be Ji, coming back yes. to this question. There seems to be an interruption there in Ji. the call, but I think we can go back to him once again. जी, सौरभ चंद्रा जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? क्या आप जवाब दे सकते हैं अभी? मैं आपको सुन रहा हूँ। जी 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 जी, बताइए। तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले तो इससे पर्यावरण पे जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो सुधार होगा, हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को आश्वासन दिए हुए हैं कि हम लोग अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कितना कम करेंगे, उसकी प्राप्ति में बहुत सहूलियत होगी। इसके अलावा जो पावर जनरेशन है, जो इस समय लिक्विड फ्यूल पे है, भले ही वो नाफ्था पे हो, फर्नेस ऑयल पे हो, डीजल पे हो, उसकी लागत अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। और अगर नेचुरल गैस पे एलएनजी पे भी होगी, एलएनजी की कीमत ऊपर नीचे होती है। सामान्यतः एलएनजी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। अगर इस समय स्पॉट मार्केट कुछ कम हुआ है, उसके बावजूद जो लिक्विड फ्यूल की तुलना में पावर जनरेशन की लागत कम होगी। तो इसके बहुमुखी फायदे हैं। गैस ग्रिड के बारे में जो हिमांशु जी ने बताया, पहले ईस्ट कोस्ट पे रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स नहीं थे, अब वो ईस्ट कोस्ट पे भी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स बन चुके हैं। तो जब गैस ग्रिड एक बन जाएगी, तो जहां भी सरप्लस गैस होगी, वहां से गैस आप दूसरी जगह भेज सकते हैं। मेरी राय में एक गैस एक्सचेंज इस देश में प्रभावी बनना बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल इंग्लैंड में चलता है नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, उसी की मिसाल पे यहाँ पे एक गैस एक्सचेंज बनना चाहिए, ताकि जो हमारे घरेलू उत्पादन की गैस है, जो एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, उसमें आप खरीद फरोख्त कर सकें, जिस तरह से बिजली की खरीद फरोख्त होती है। तो ये गैस ग्रिड के साथ साथ एक गैस एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। Right. The need for a gas exchange, that has been pointed out by Mr. Chandra. Coming to you, Himanshu ji, India accounts for less than 1% of global gas production. That's what we believe. That's what are the facts that have come to us. However, we are a significant natural gas consumer, the world's 14th largest in 2016. Well, we are the world's 5th largest LNG importer. How do you look at this journey towards becoming Atmanirbhar in terms of gas production that the Prime Minister has promised us? See, the journey has been very strong and slightly bumpy for quite some time. The government's initial policy of inviting private companies to explore gas, that met with very good successes. We had private companies producing natural gas in the KG Basin. We had another private company which made the biggest on-land discovery, that is in Rajasthan, in Barmer region. It began well, and then there were some disputes and controversies, which this current government has, calmed down and made some important moves towards a market-based gas economy. To that, if you also add Mr. Saurabh Chandra's suggestion for a gas exchange, so that is very important. So what it does is it distances the government from gas pricing, and then it will be completely market determined. It will remove any kind of any controversy or policy turbulence, whether there should be a formula or not, whether the formula price is too high, too low. We have had all kinds of things, and when there is such turbulence in the policy regime, the potential private investor, he hesitates whether it is worth it or not. So in the current policy regime, where there is a clear direction that our economy must become gas-based, this has been emphasized by the Prime Minister today and repeated pretty often by the Petroleum Minister, Mr. Dharmendra Pradhan. When the direction is clear that we want a gas-based economy, the policy regime is clear that we want to welcome investment. We will roll out the red carpet for the potential investor in the sector. I am very optimistic that this will lead to
new discoveries and monetization of discoveries which have not yet been commercially developed. Because India potentially has a lot of gas. If you look at northeastern India, it is surrounded by gas, whether it is Tripura, whether it's Bangladesh, whether it is the Andhra coast. So there's a lot of potential for gas in India. And also because it is a clean fuel, unlike the liquid fuels where people say in the medium to long term, the demand is going to fall and is going to be replaced by renewables. Gas remains a very important fuel source. And there's another aspect about natural gas, which is not under the spotlight currently, but it's very, very important. India is also undertaking the world's biggest expansion of renewable energy, the solar power and the wind power. Gee. Now, the nature of that energy is that it is intermittent because the sun sets, the wind stops blowing. So what it does is when you have the kind of expansion in renewable energy you're talking about, as soon as the sun sets, a huge amount of electricity suddenly vanishes from the grid. Or after sunrise, you suddenly have a lot of energy coming in. What it does is it destabilizes the grid. There is risk of the national power grid collapsing. And therefore you need some balancing source of supply so that when the wind stops blowing or the sun sets, something else should start producing. In that, the most effective and globally accepted source of energy is natural gas. And the reason for that is you can very easily regulate it. You can step up generation of electricity from a gas-based plant and step it down very easily, almost like a regulator of a fan. Whereas a coal plant, it is not easy and not economical. Below a particular capacity, a coal power doesn't make economic sense, and it is technically difficult also. Whereas a gas plant, you can bring it down to 10% capacity, raise it up to 90% capacity, and do it every day, every sunrise, every sunset. So in that, gas provides a very, very important link for India's clean energy future. Because without gas-based plants in the future, the renewable energy, very often, the buyer, which is generally the state ISCOM, the distribution company, will tell a renewable energy producer, okay, I don't want to buy your gas anymore, I don't want to buy your power anymore, which technically they call it curtailment. So for a balanced growth of India's renewable energy sector and to, not just meet but exceed India's global commitment for climate change, natural gas is a very, very important source. The role of natural gas increasingly important as India commits herself in recent years and in the future as well towards climate change, towards fighting against climate change, meeting climate change goals as put forward by international bodies, the Paris Climate Agreement, for example. These and other issues we'll be discussing during the duration of our show. बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे आयाम हैं, रोजगार से लेकर के जो रोजगार सृजन की बात की प्रधानमंत्री ने, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत में कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या कुछ है इसके फायदे, किस तरह से ये देश की इकोनॉमी को बदलने में काम आएगा, किस तरह से ये एक जिसको कहते हैं ग्रोथ इंजन का काम करेगा, ये इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ में। प्रधानमंत्री ने अपने संभाषण में जो बातें साफ तौर पर कही, उनमें कहा कि इससे रोजगार सृजन भी का काम हो सकेगा, और खासतौर पर अगर इसी गैस पाइपलाइन की बात कही जाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 लाख मैन डेज यानी कि रोजगार मानव श्रम दिवस का इसमें सृजन हुआ है, और रोजगार के अवसर इससे आगे भी बढ़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जब पाइपलाइन शुरू होगी
तो हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा बचेगी। इस पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। सुशील कुमार गुप्ता जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो ये रोजगार वाला एंगल है, आप न सिर्फ ये जो अभी 12 लाख मैन डेज का सृजन हुआ, उसके अलावा आगे भी किस तरह से रोजगार सृजन हो सकेगा, इसके विषय में बताइए। किस तरह से ये जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का भी काम कर सकेगी। प्रोजेक्ट्स में भी गैस आधारित तो जो इंडस्ट्रीज हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस करेंगी। एक दूसरा, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें डीजल की जगह इसको उपयोग में ला सकते हैं, उसमें वायबिलिटी निकलेगी और बहुत से लोग जो हैं एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो इसकी व्हीकल्स हैं वो थोड़ी सी स्पेशल टाइप हैं, जिसका डिजाइन चेंज भी किया गया है चेन्नई में, और कई और ऑटोमोबाइल कंपनीज ने चेंज किया डिजाइन इसको एलएनजी को यूज करने के लिए, और उसको हम लोगों ने गुजरात में और कई जगह उन व्हीकल्स को चलाकर भी देखा और वो बड़ी इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली भी चली हैं। उस टाइप की चीज़ें जब हम डेवलप करेंगे इसी गैस आधारित, तो मेरी समझ से उसमें रोजगार जो है वो काफ़ी बढ़ेगा इस दिशा में, ट्रांसपोर्टेशन में। इसके साथ साथ जो फ्यूल की जो लागत है, फ्यूल आधारित बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, जो फ्यूल की कीमत कम होगी तो डेफिनेटली उनकी सर्वाइवल रेट भी इंडस्ट्रीज का बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। सस्टेन इंडस्ट्री मीन्स सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो जो सृजन की बात आई है वो इससे डेफिनेटली काफ़ी इफेक्टिव होगी। फर्स्ट, कई रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरा, इंडस्ट्री जो है वो सस्टेन करेंगी और इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगी। कई अल्टरनेट्स हम इसके ले सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग सोच रहे थे तो हम उसमें केरला भी गए थे। वहाँ पे जितनी भी समस्या आ रही थी इसको बिछाने की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संघर्ष करके हम लोग इसको लिए। तो इसकी वायबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी वर्कआउट करी और इसमें नेशन को क्या मिल सकता है वो सच चीज़ें डिटेल में आई थी, और उसी के कारण इतनी मेहनत करके ये आज सपना पूरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि रोज़गार के अवसर बहुत पैदा होंगे, और कई जैसे सेरामिक इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी मेन फ्यूल है, और ये एलएनजी गैस जो है बहुत काम आएगी और उसकी कॉस्ट कम होकर हम चाइना से भी compete कर सकते हैं और इससे बहुत सी चीज़ें हम सोच सकते हैं। Right, Mrs. Sushil Gupta, you've already told us about, the huge potential that this sector has. And just now you delineated the various employment opportunities that it can provide that the Prime Minister spoke about. Himanshu ji has told us about the bumpy road that this journey has been. Well, coming to you, Mr. Chandra, we'd like you to elaborate on the facts about the natural gas infrastructure in our country. We believe that the country has been divided into various regions from which natural gas as sources of natural gas, but the maximum is used and the maximum has been exploited properly in the northern and western sectors. The difference can be made through proper gas infrastructure in terms of pipelines and so on. Do you agree with that? And how far do you feel the government has been successful over the past few years in achieving that? See, the reason why the western and the northern region had benefited was because the regasification terminals for LNG were on the west coast. Further, most of the gas that was generated was offshore and it was also in the western region. KG Basin showed promise with the D6 gas production. Then it went into a decline. Now, hopefully, in another couple of years, both ONGC and Reliance BP would start producing a lot more gas from the KG Basin. So since the terminals were there, most of the gas production was there. Yes, please continue. Therefore,
what happened was जी सर, अपनी बात जारी रखें। thereafter the national grid was approved. Jagdishpur Haldia pipeline was one of the first projects which started this construction of the gas grid. Now we have gas pipelines on the east coast. The missing link was this Mangaluru-Kochi pipeline, which has been dedicated to the nation. We have regasification terminals on the east coast now. So therefore, with natural gas production going up in the KG basin, also regasification terminals there, even when there is no domestic gas production on the east coast, one can pump in gas through the LNG regasification route. Therefore, this whole gas grid, the national gas grid, which will stretch over 31,000 kilometers, would certainly connect all parts of the country. Then there is the northeast, Tripura, a lot of gas was flared there, Assam. Once that gets linked to the gas grid, you can get the domestic production onshore from the eastern region into the grid and supply it to where the demand is present. जी बिल्कुल। हिमांशु जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट, जो पहली इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन थी 1987 में खोली गई थी, वो कमीशन हुई थी, और 2014 तक 14,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनी थी। 2014 के बाद से अब तक 16,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन पर काम हो रहा है। ये एक बड़ा वृहद अंतर है जो साफ तौर पर समझा जा सकता है। सीएनजी स्टेशंस में बताया कि 1992 में के आसपास पहला सीएनजी स्टेशन पंप खुला था। उसके बाद 22 सालों में सीएनजी स्टेशन की संख्या केवल 900 के आसपास थी या उससे भी कम थी, और पिछले 6 वर्षों में 1500 नए सीएनजी स्टेशन खुल गए। इस तरह के कई सारे एलएनजी, पीएनजी, सारी जो उन्होंने कंपैरिजन बताए वो काफी वास्ट, काफी वृहद है। एक तो इस जो तेजी से विकास है, जो इसका विस्तार है, इसमें क्या कुछ ऐसे की फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हम इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं, और दूसरा इसमें जो सरकार की कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भी मायने रखती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब शुरुआत हुई थी इंडिया की पाइपलाइन की, तो वो हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो थी वो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन थी, और ये इंडिया का पहला प्रयत्न था कि गैस लोग यूज करें। तो उस समय सरकार और सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों के पास जाती थी कि देखिए हम पाइपलाइन ला रहे हैं, हमारे पास गैस है, आप खरीद लीजिए, और उनको मनाना पड़ता था कि एक नई चीज है, आप खरीद लीजिए। कई लोग नहीं मानते थे और कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। जब गैस फ्लो होना शुरू हुआ तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उनके प्लांट तैयार नहीं थे, और कईयों ने बोला हम नहीं लेंगे। तो काफी देर इस पे झगड़े चलते रहे। तो गवर्नमेंट ने नए ग्राहक ले लिए, उसके बाद पुराने ग्राहक भी आ गए मार्केट में कि नहीं, हमने तो साइन किया था, हमें गैस दीजिए। तो जितनी पाइपलाइन की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा डिमांड थी, और ये इम्बैलेंस काफी देर चला। तो इसलिए शुरुआत में काफी दिक्कत रही, लेकिन बहुत जल्दी लोगों ने रियलाइज किया कि ये तो एक बहुत अच्छा फ्यूल है, ये क्लीन है, आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और थोड़ा सरकार की तरफ से भी ये पुराने जमाने में, शुरू के दिनों में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। इस सरकार ने शुरू से ही एक बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया कि इंडिया को क्लाइमेट गोल्स जो हैं उसको सिर्फ अचीव नहीं करना है, कोशिश है कि उसे एक्सीड भी किया जाएगा। दूसरा, सरकार की प्रायोरिटी रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कई जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक नेशनल गैस ग्रिड बनाना। और बहुत एम्बिशियस भी है, क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें
हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ओवरऑल है वो काफ़ी प्रोएक्टिव रही है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से जो आप सिटी गैस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे रीजन्स और टेरिटरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी तक था कि जितनी भी अच्छी चीजें थी, जैसे पाइप नेचुरल गैस है जो बहुत कन्वीनियंट है, हम लोग शहरों में रहते हैं, हम सबके पास पाइप गैस है, कंपेयर टू द ओल्ड टाइम जब आपको एक सेकेंड सिलेंडर रखना पड़ता था और टेंशन होती थी कि अब गैस खत्म हो गई है, आएगी कि नहीं, किसी से कहलवाया जाए, कैसे किया जाए, वो सब खत्म हो गया है। दूसरा, जो नेचुरल गैस है जो पाइप से आती है वो एलपीजी से सस्ती होती है, तो उससे उपभोक्ता का भी फायदा है, कन्वीनियंस है, कॉस्ट कम है, और एज एन इकोनॉमी इंडिया के लिए बेटर है कि आप एलएनजी लिक्विफाइड फॉर्म में इंपोर्ट करें कंपेयर टू एलपीजी, जो एक रिफाइंड प्रोडक्ट है, बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसका एक कारण ये है कि आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, पोर्टेबल है, काफ़ी कन्वीनियंट फ्यूल है। लेकिन जिसको सिर्फ जलाना है अपने किचन में या अपनी फैक्ट्री में, उसके लिए एलपीजी इतना महंगा फ्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी इंडिया इंपोर्ट करती है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऐसे प्रोजेक्ट्स का। Right, in terms of the power sector, how do you see the role of natural gas there and the government's impetus in this direction? We believe that already the government's Saubhagya scheme, then the Ujala scheme, as well as Ujjwala Yojana scheme. These three schemes have made a very big difference to completely change India's growth story in terms of sustainable growth, environment friendly, and ensuring that the people who get these new advantages of a more developed life, of a more developed world, they also their health too is taken care of. Mr. Himanshu Watts. Yeah, so you're talking about power generation from gas, is it? Right. The role of natural gas and the government's push by these schemes such as Saubhagya, Ujjwala for sustainable growth. Yeah, so role of natural gas, of course, is very important as far as power generation is concerned. So far, again, it's not been a very smooth ride, because if you recall 10 years ago, today the spot markets of natural gas, this most part of this year has been around $2, $3, although the last couple of months it's gone up because of the winter demand in US. But 10 years ago, it had gone up to $10, $15, and that made power generation from gas completely unviable. And therefore, most of the gas-based power plants, they collapsed. And they were knocking the doors of the government that you please bail us out, give us subsidy, do something for us. And government, of course, was not in a position to do that. I mean, they tried a few schemes of pooling imported LNG and cheap domestic gas, but that was not viable. But today it's a different situation. The long-term outlook for gas price is very moderate to low. In the next few years, most international analysts and specialists talk about a surplus LNG generation around the world and LNG production. And therefore, the prices are reasonable. And related to that, the point that I made earlier, that the moment you have a massive multiplication of solar and wind energy capacity, which is going to happen in the years ahead, it's already been happening. Solar is one sector where until 2014 you used to add maybe a few hundred megawatt capacity a year. And then there have been many years you've added 6,000, 8,000, 10,000 megawatt a year. It's really galloping. And it is something that has been noticed globally. And India has got a kind of a standing ovation from the world for the way we are expanding renewable energy. In fact, we are among the handful of countries which will be meeting their climate commitments in the Paris Accord some years ago. So in that context, in the balancing role of gas, and also, the emerging trend of hybrid generation, where you use two or three sources depending on the requirement or the time of the day. There again, gas is important. But if you want to use gas further for power generation, there are some policy issues like do you pass through the cost
increase in cost to the consumer or not. There are issues of state discoms, their viability and their willingness to buy. So that's one side of the story. The other thing, the Ujjwala scheme you mentioned, that is a very important development, because what it is replacing is burning of firewood, which is doubly dangerous for the environment. People cut forests, cut down trees, which are actually natural oxygenators for the planet. And B, it generates a lot of smoke, in many multiples of any other source of energy. So, and apart from the convenience, the health of the ladies of the house who are usually involved in cooking and exposed to smoke, I mean, there are studies which say 1 day of using firewood in the kitchen is equivalent to smoking maybe 40 or 50 cigarettes. So both environmentally and health-wise, schemes like Ujjwala, the development of the national gas grid, these are very important and major steps forward for the country. राइट जी बिल्कुल। सुशील गुप्ता जी, आपसे अगर जब बात करें वन नेशन वन गैस ग्रिड की बात करते हैं, हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स के रोल की बात करें इस पूरी कवायद में, तो किस तरह उनको देखते हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह से इसमें उन्हें आगे बढ़ाने में या ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कदम उठा रही है? देखिए, ये जो प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गवर्नमेंट ने जितने भी टर्मिनल्स सुशील जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल हम एक कार्यक्रम के लिए लाइव चलेंगे जहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक कार्यक्रम में सीधा अपना प्रसारण हम आपको ले चलेंगे। वो कुछ भाषण दे रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक डे में अपना टैब्लू जो है उसको चलाना जो है वो बड़ा कठिन काम होता है। CSIR का भी जब प्लेटिनम जुबली ईयर था, शायद उस साल उनको बहुत पता नहीं कितने दशकों के बाद उनको उस तरह का एक सौभाग्य मिला था। तो आज का अवसर ये हम सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है, गर्व का अवसर है और हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तब हम वैज्ञानिक लोगों का उन्होंने उत्साह और मनोबल बढ़ाकर रखा, सही दिशा में हम सबको मार्गदर्शन किया और उनके सपोर्ट और आशीर्वाद के कारण सारे वैज्ञानिक ये इस प्रकार का अच्छा काम कर पाए। जो फरीदाबाद की हमारी लेबॉर्ट्री है THSTI जो है, इसके सभी वैज्ञानिकों को भी विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज की बात है कि यहाँ पर ये हमारी लेबॉर्ट्री को इतने बड़े लेवल का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। और विशाखापट्टनम के हमारे AMTZ जो है हमारा आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, और यहाँ जिस प्रकार का काम डायग्नोस्टिक्स के लिए और दूसरे हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ों के लिए जो विकसित हुआ है पिछले 3 साल में, वो भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बार तो जाकर देखने योग्य है। कभी ना कभी हम लोग समय निकाल कर वहाँ जाके ज़रूर देखेंगे। तो सबको बहुत शुभकामनाएं। कीप जी बिल्कुल। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। मिनिस्टर जी डॉक्टर हर्षवर्धन स्पीकिंग अबाउट द सक्सेस। जो कोविड है वो भी बहुत तेजी से डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है। उसके जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि जो एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम होती जा रही है और देश के लोगों को वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन
तेजी की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ मिलाकर हमको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि शायद 2021 का वर्ष वो हम सब के लिए बेहतर खुशियाँ लेके आएगा, और हमारे को जो भी तकलीफ़ें 2020 में देश के और समाज के लोगों को सहन करने का एक प्रकार से मौका हुआ, दुर्भाग्य हुआ, वो चीज़ें हमारी जो है 2021 में बेहतर होंगी। विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड गुड विशेस। नमस्कार। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड वैक्सीन को लेकर के संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय वैज्ञानिकों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कुछ ही समय में ये कोविड वैक्सीन का जो प्रयास हो रहे थे वो सच साबित हो सकेंगे और कुछ दिनों में कोविड वैक्सीन से जो दोनों वैक्सीन हैं वो जनता के बीच में आ सकेगी। फिलहाल It's a sort of a New Year's message. In fact, speaking of hope for the new year, for 2021, he also lauded the success of India's strategy against the COVID pandemic, as cases have reduced, recoveries have increased, even as this new development, the emergency authorization granted to 2 COVID vaccines has come about, and the vaccine will be administered very soon. Even now, as we speak, the dry run is underway across the बिल्कुल। country. तो ये उम्मीद जताई कि जो आने वाला साल है, जो ये नया साल है, ये हम सबको इसमें हम सब स्वस्थ और सानंद रह सकेंगे। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम सुशील गुप्ता जी से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स का रोल है ऊर्जा आत्मनिर्भरता में देश के लिए। जी सुशील जी, आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसकी कॉस्ट की बात है। गैस जो अवेलेबल है, जो कॉन्ट्रैक्ट सब विदेशों से करते हैं, उसकी जो किस रेट में करके और इसको जब हम लिक्विफाइड करते हैं, यहाँ पे लिक्विफाइड गैस आती है और उसकी गैसिफिकेशन जब करते हैं, वो जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमम है। और पेट्रोनेट एलएनजी के जितने भी ये गैसिफिकेशन सेंटर्स हैं, इनमें सबसे कम कॉस्ट कम आती है जी। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है, क्योंकि इसका फील्ड बहुत स्कोप बहुत हाई है, क्योंकि डीजल से भी इसको हम compete कर सकते हैं, नेफ्था को भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद और क्योंकि सब पोल्यूशन, डीजल से पोल्यूशन फैलता है, हम लोगों ने इसमें व्हीकल्स में भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और व्हीकल्स के डिजाइन भी चेंज किए, इंजन जेट वगैरह के। कुछ कॉस्ट बढ़ी है और उसमें सक्सेसफुल ट्रायल रन लेकर कुछ व्हीकल्स हम लोगों ने चलाए थे आज से कई वर्ष पूर्व। चाइना में इस टाइप के ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुली, उसका भी अध्ययन किया गया है। इसलिए जहाँ तक प्राइवेट प्लेयर्स की बात है, वो डेफिनेटली बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं कई क्षेत्रों में। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर बनाने वाली, ये सब इसको यूज कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए तो आप समझिए कि पावर के सेक्टर में हमने कई आयाम, जैसे सोलर एनर्जी, देन विंड, और ये अपना दिस लिक्विफाइड गैस, ये इस टाइप के हमने बहुत सी चीजें अल्टरनेट एनर्जी के हमने उपयोग में लाए हैं और उसको कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स डेफिनेटली एक उनके लिए काफ़ी बड़ी फील्ड है और इसमें आ भी रहे हैं, रिलायंस भी आ रही है। जैसे बांग्लादेश, हमारी जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको भी हम इस टाइप के प्रोजेक्ट से गैस सप्लाई कर सकते हैं। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश में हम लोगों ने लेने की कोशिश करी थी कि अल्टीमेटली रिलायंस ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और रिलायंस भी वहाँ पे लगा रहा है और भी कई कंट्रीज लगा रही है। तो कहने का मतलब जो है, स्कोप तो बहुत है प्राइवेट प्लेयर्स का भी, हर तरह से, एक्सपोर्ट के लिए भी और विद इन अपनी डोमेस्टिक कंट्री के लिए भी। Right. Coming to you, Mr. Chandra, experts have defined energy security using 4 A's: accessibility, availability, affordability and acceptability. When we talk about India's energy sector,
It should be available in required quantity, it should be accessible in the most economical way, and it should be affordable to consumers, but not the least, it should be acceptable for a sustainable future. Do you believe that that the national gas grid is accomplishing all these goals? And if we look at a timeline, how will it be accessible and affordable to the entire country, to the last man in the queue, at the rate at which we are going? Of the 4 A's, my concern would be about availability. For that and for energy security, it is absolutely necessary that the domestic production of both crude oil and natural gas goes up. Today, LNG contributes about 50% towards the overall consumption in this country. Now, LNG prices fluctuate, and by the time it reaches the consumer, it becomes fairly unaffordable. Compared to that, the price of domestic gas is cheaper. Now, of the domestic gas that is being produced, the bulk of it is being produced under the contractual regimes of nomination and pre-NELP. This is where we need to ensure that there are reforms so that the production in the short run from the nomination fields and the pre-NELP fields goes up. For the medium term, we have a regime called the HELP OALP. The only issue there is that there are not too many big players participating in that. A lot of reforms have taken place. Up to category 2 basin, the government has allowed a royalty profit sharing contractual regime. In my view, this should be extended to category 1 basins. We should attract the best technology. We should attract the big players. The issue is that although most of the acreage is with the national oil companies, some of the advanced technologies are with the international oil companies. Now we have to marry the two. And therefore, I think that is the final reform that is pending. And I'm sure it will be done in the near future, where category 1 basins are also brought under the royalty tax model. जी बिल्कुल। और अब हम इस चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं। हिमांशु जी, आपसे चाहेंगे कि आप इस चर्चा का समापन किन शब्दों पर करेंगे, क्या संदेश देंगे, ये पाइपलाइन किस दिशा में ले जाएगी, बहुत संक्षेप में बताइए सर। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट 2 हैं, जो इसका इकोनॉमिक गेन है इंडियन इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और फ्यूल सब्स्टिट्यूशन में, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिससे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट और एनवायरमेंटल बेनिफिट, जिसके कॉन्सिक्वेंस से एक आपको ग्लोबल एक्सेप्टेंस और ग्लोबल गुडविल मिलेगी जी पोल्यूशन कम करने। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो गैस पाइपलाइन है, ये देश के विकास के लिए, एक गैस बेस्ड इकोनॉमी के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएगी और मील का पत्थर साबित होगी। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। Towards a sustainable, energy secure future for India, towards an Atmanirbhar Bharat, today's inauguration of the 450-kilometer long gas pipeline, the Kochi-Mangaluru pipeline, is a major milestone, as the Prime Minister himself has said, for a new India. And well, many thanks to all our guests who joined us with all their invaluable inputs on the show. That's all we have for you in this edition of Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।